प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पीएसपी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्रभात ज्ञान कोश के इस डेली न्यूज़ एनालिसिस में आज फिर हम एक बार भारत, विश्व और राजस्थान का करंट अफेयर्स लेकर के आपके बीच में हाजिर हैं। उसके साथ में हम लोग मैप ऑफ द डे, पर्सन ऑफ द डे और राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपके साथ में चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी यह कक्षा 29 मई से लगातार चल रही है निर्बाध गति से, और संडे को हम इस कक्षाओं को ऑफ रखते हैं। प्रतिदिन सिर्फ आपको अपने 15 से 20 मिनट का समय देना है, और आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, हम आपको इतना ज़रूर भरोसा दिला सकते हैं कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हम लोग जो है वो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण तैयारी में आपकी मदद हम लोग कर सकते हैं। आप हम पर भरोसा रख सकते हैं। हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग जो है वो और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से आपके लिए कंटेंट को ला सकते हैं। आज की जो पहली महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, वो लिथुआनिया से संबंधित है। लिथुआनिया के अंदर जो है वो चुनाव हुए हैं, और उसमें जो है वो राष्ट्रपति गीतानास नौसेदा ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। ठीक है, तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? गीतानास नौसेदा। क्या नाम है उनका? इनका नाम है गीतानास नौसेदा। और ये गीतानास नौसेदा जो है वो लगातार दूसरी बार जो है वो 5 साल के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। लिथुआनिया की राजधानी जो है वो विनियस है, तथा जब अपन लोग देखें तो इसकी जो मुद्रा है वो यूरो है, यानी कि ये एक यूरोपीय महाद्वीप का देश है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानाथ नौसेदा ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। आज की जो दूसरी महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, वो एसडीजी से संबंधित है। एसडीजी एक विशेष प्रकार का नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया का इंडेक्स है। तो नीति आयोग जो इंडेक्स जारी करता है वो एसडीजी गोल होते हैं, और गरीबी के स्तर में गिरावट और अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कारण एसडीजी सूचकांक पर भारत का स्कोर बढ़ा है। तो नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स के अनुसार गरीबी उन्मूलन, सभ्य कार्य उपलब्ध कराने, आर्थिक विकास, जलवायु कार्यवाही और भूमि पर जीवन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति के कारण भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य एसडीजी स्कोर 2023-24 में 71 हो गया है, 71 हो गया है, जबकि ये स्कोर 2020-21 में कितना था? 66 था। तो भारत का जिस प्रकार से अपन लोग देखते हैं कि समग्र सतत विकास लक्ष्य, समग्र सतत विकास लक्ष्य जिसको हम लोग एसडीजी गोल कहते हैं, तो इसमें जब हम लोग देखते हैं तो भारत का जो स्कोर है 2024 में दोस्तों वो कितना हो गया है? 71 हो गया है, जबकि 2000 अगर अपन लोग देखें तो 20-21 में भारत का जो ये स्कोर था वो कितना था? 66 था। तो इस प्रकार से 2018 में 57, 2019-20 में 60, 2020-21 में 66 और 2023-24 में 71 का स्कोर हुआ है, और ये स्कोर बढ़ा है। और इस स्कोर के बढ़ने से हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो है वो सुधार हो रहा है, अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, गरीबी के स्तर में जो है वो गिरावट जारी है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश जो है उसने अपने स्कोर में 25 की वृद्धि की है। तो पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में जम्मू कश्मीर आता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग जब देखते हैं तो इसमें अगर अग्रणी श्रेणी के राज्यों की हम लोग बात करते हैं तो उसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, ओडिशा सहित राजस्थान आते हैं। तो इस प्रकार गरीबी के स्तर में कमी और अर्थव्यवस्था में वृद्धि के कारण 2023-24 में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक पर भारत का स्कोर क्या है? तो भारत का स्कोर है 71, यानी 71 है। और सर्वाधिक इस स्कोर में वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, और राजस्थान इसमें जो है वो अग्रणी श्रेणी के राज्यों में आता है। अब हम लोग दोस्तों आगे बात करते हैं आईओसी के बारे में। ठीक है, आईओसी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और आईओसी के द्वारा जो है वो सऊदी अरब में उद्घाटित ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ साझेदार करके 2025 में सऊदी अरब में उद्घाटन ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है दोस्तों, और उसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक।
ये उसके अध्यक्ष हैं दोस्तों। ठीक है, तो आईओसी सऊदी अरब की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ मिलकर 2025 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों का उद्घाटन करेगी। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों वो नाबार्ड से संबंधित है। नाबार्ड जो हमारे देश के अंदर ग्रामीण विकास और कृषि को लेकर के एक अग्रणी संस्थान है, तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए 750 करोड़ रुपए का एग्री श्योर कोच शुरू करने जा रहा है। तो नाबार्ड स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए, तो नाबार्ड जो स्टार्टअप यानी जो ऐसे लोग जो कि अपने उद्योग को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्टअप और ग्रामीण यानी ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों के लिए कितने करोड़ रुपए? 750 करोड़ रुपए का एक कृषि कोष शुरू करने जा रहा है। कौन सा कोष शुरू करने जा रहा है? कृषि कोष शुरू करने जा रहा है। और इसका क्या नाम दिया है? इसका नाम दिया है एग्री श्योर कोष। क्या नाम दिया इसका? एग्री श्योर कोष। ठीक है, तो ये कोष जो है वो नाबार्ड की सहायक कंपनी है जिसका नाम क्या है? नेव वेंचर्स के द्वारा शुरू किया जा रहा है, जिसकी आरंभिक राशि कितनी है? 750 करोड़ रुपए है। ठीक है, तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए 750 करोड़ रुपए के एग्री श्योर फंड को शुरू करने जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर दोस्तों, फिर यहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरेगांव में महाराष्ट्र में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र में एक समारोह में 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे और वहां पर उसका शिलान्यास करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो खबर फिर हमारे संबंधित है। यहाँ पर किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग परिवहन मंत्रालय से संबंधित है। तो केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री कौन है? आसाम के सर्बानंद सोनोवाल। उन्होंने केरल के विझिनजाम में, कहाँ पे? केरल के विझिनजाम में भारत के पहले डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर परिचालन को शुरू किया और ये पहला मदरशिप MV सैन फर्नांडो प्राप्त किया। ठीक है, तो विनिजगाम जो केरल में है वहां प्राप्त पहला मदरशिप, उसका नाम क्या है? MV सैन फर्नांडो। पहले मदरशिप का नाम क्या है? तो उसका नाम है MV सैन फर्नांडो। क्या नाम है दोस्तों? MV सैन फर्नांडो है। ठीक है, इसमें भारत का पहला गहरे पानी का कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। कहाँ पर है? केरल के विझिनजाम में। और पहला मदरशिप है जिसका नाम क्या है? MV सैन फर्नांडो। फिर हम लोग यहाँ से दोस्तों आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के शीर्ष अधिकारी हैं, एक तो क्रिस टेटली हैं और एक कौन है? क्लेयर फरलोंग है। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और ये माना जा रहा है कि ये इस्तीफा उन्होंने बहुत समय पहले से दिया था, है ना, और उसके बाद IPL हुए और उसके बाद में इन दोनों अधिकारियों ने अपने पद को छोड़ा है। ICC का मुख्यालय आप लोगों को पता हो तो कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में ICC का मुख्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई तथा जब अपन लोग देखते हैं ये विश्व के स्तर पर क्रिकेट का आयोजन करने और क्रिकेट को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी संस्था है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो उसके जो बड़े दो अधिकारी हैं क्रिस टेटली और क्लेयर फरलोंग, उन्होंने इस्तीफा दिया है। फिर दोस्तों हम लोग बात करते हैं निशानेबाज सबीरा हारिस की, जिसने इटली में शॉटगन जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। तो निशानेबाज में भारत की सबीरा हारिस ने इटली के पोरपेटो में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF जूनियर विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फिर हम लोग जब आगे बढ़ते हैं, आज की जो अगली खबर है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंध्र प्रदेश सरकार के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम, आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम, जिसको APCNF नाम दिया गया है, उसने 2024 के लिए मानवता के लिए गुलबेंकियन पुरस्कार जीता है। मानवता के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? गुलबेंकियन। ये पुरस्कार किसने जीता है? आंध्र प्रदेश के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम ने। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जब अपन लोग देखते हैं तो इसी चीज को जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो APCNF ने अमेरिका के प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल
और बायोडायनामिक खेती को बढ़ावा देने वाले मिस्र के नेटवर्क SEKEM सेकेम के साथ जो है वो 1 मिलियन का पुरस्कार साझा किया है। तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 2016 में आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती APCNF कार्यक्रम को शुरू किया गया था, ताकि छोटे किसानों को रासायनिक रूप से गहन कृषि से प्राकृतिक खेती में संक्रमण में सहायता मिल सके। इसके लिए उन्होंने शुरू किया था। इसमें जैविक अवशेषों का उपयोग करना, मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, जुताई को कम करना, देशी बीजों को फिर से इस्तेमाल करना, कुल मिलाकर के जो है जैविक कृषि की तरफ आगे बढ़ने की दिशा में बहुत बड़ा कदम था और इसको जो है गुलवेंकियन पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों, नकदी से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF ने फिर एक पैकेज दिया है। उसकी अर्थव्यवस्था को सांसें देने के लिए $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज का सौदा मिला है। और इस प्रकार से ये IMF द्वारा पाकिस्तान को कौन सा भुगतान है दोस्तों? 24वां भुगतान किया गया है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था खस्ता हाल है उसके लिए बहुत ही बड़ा अपन लोग ये कह सकते हैं कि मदद साबित होने वाली है। तो नकदी से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF से $7 बिलियन का बेल आउट सौदा प्राप्त हुआ है। आज की मैप ऑफ द डे की बात करें तो हम लोग बात करेंगे नारकेक राष्ट्रीय उद्यान की। और नारकेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? ये आप लोगों को दिख रहा है, मेघालय का नक्शा है। और इस मेघालय के अंदर जो है वो ये वेस्ट गार्बो हिल्स है उसके और नारकेक है ना, तो उनके बीच में ये रहा जो है वो नारकेक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पर है दोस्तों? मेघालय के अंदर है। तो नारकेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के पश्चिमी गारो जिले में स्थित नारकेक बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। 1986 में भारत सरकार ने इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था और इस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में 2009 में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आप लोग देखोगे तो लाल पांडा, उड़ने वाली गिरहली और सुअर पूंछ वाले मेका, गिब्बन आदि इसका प्रतिनिधित्व करने वाली प्रजातियां हैं। नारकेक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है? मेघालय के अंदर है। फिर दोस्तों बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर अगला जो हमारा महत्वपूर्ण है वो राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके में पहला प्रश्न है, जनगणना जो है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई थी, वो कौन सा वर्ष था दोस्तों? 1981 में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई थी राजस्थान की जनगणना में। उसके बाद में दशकीय वृद्धि दर में कमी आती जा रही है। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है? तो कोटा और जयपुर ऐसे जिले हैं जहां 2011 के अनुसार 50% से अधिक लोग नगरों में निवास करते हैं। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? 5 लाख से अधिक जनसंख्या है अगर, तो वो शहर नगर निगम की श्रेणी में आ जाता है दोस्तों। राजस्थान के किन जिलों में 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया? जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर जो पश्चिमी मरुस्थलीय जिले हैं वहाँ जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया। 2011 के औसत लिंगानुपात 928 से कम लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी है? 15 जिले ऐसे हैं जहाँ लिंगानुपात 928 से क्या है दोस्तों? कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी आबादी की साक्षरता दर कितनी है? तो ग्रामीण आबादी की साक्षरता 61.44 है, जबकि शहरी आबादी की साक्षरता कितनी है? 79.68%। 2001 और 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो राजसमंद और चूरू में। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है? 45.8% है। ताराभात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है? आदिवासी वर्ग की महिलाओं के लिए प्रसिद्ध है। और राजस्थानी पगड़ी का प्रकार क्या है? मदिल, मोठड़ा, लहरिया, ये सब पगड़ी के अलग अलग प्रकार हैं। मांदलिया कहाँ पहनाया जाता है? तो महिलाएं अपने गले में जो पहनती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? मांदलिया कहते हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर पर्सन ऑफ द डे से संबंधित है और आज के हमारे पर्सन ऑफ द डे कौन है? DKS अयंगर, जिनको टाइम मैगजीन के द्वारा 2004 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना गया। भारत सरकार ने इनको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। और 20 अगस्त 2014 को BKS अयंगर योग की शैली, जिसको अयंगर योग के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना पुणे में की थी, है ना। तो अयंगर योग के नाम से उन्होंने योग की एक शैली की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जब जानते हैं तो हमारे समय के पतंजलि के रूप में जाने जाने वाले अयंगर सबसे प्रमुख योग शिक्षकों में से एक थे। अगली महत्वपूर्ण जो खबरें हमारी वो आज की करंट अफेयर से संबंधित है। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम लोग बात कर रहे हैं। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार कितने जिलों में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाएगी?
तो ऐसे जिले कितने हैं दोस्तों? 10 जिले। हाल ही में राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम बदल करके क्या किया गया है? कुलपतियों को अब किस नाम से पुकारा जाएगा दोस्तों? कुल गुरु कहा जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की थीम क्या है? आपनो अग्रणी राजस्थान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपनो अग्रणी राजस्थान। ठीक है, तो ये राजस्थान सरकार के बजट की थीम है। राजस्थान के किस जिले में भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम का निर्माण किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत शुरुआत में कितने लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा? कितने लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा दोस्तों? 21 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। इस प्रकार आज का यह करंट अफेयर्स पूरा हुआ। उम्मीद है हमारी ये कक्षाएं आपके लिए उपयोगी साबित हो रही होंगी। आप इसको अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।